नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। वक्त है डिजिटल बुलेटिन का, एक ऐसा बुलेटिन जिसमें हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में फरवरी में विधानसभा के चुनाव होने और खास बात यह है कि तीनों राज्यों के सत्ता पक्ष में बीजेपी भी है। और सबसे पहले बात करते हैं त्रिपुरा के त्रिकोणीय चुनाव की, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है और जानने के लिए आपको यह रिपोर्ट देखनी होगी। नमस्कार। पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव होने हैं, जहां फिलहाल बीजेपी की सत्ता है, जिसे वो बरकरार रखना चाहती है। लेकिन कांग्रेस ने अपना हाथ कम्युनिस्ट पार्टी से मिला लिया है ताकि बीजेपी को हटाया जा सके। वैसे इस बार त्रिपुरा में त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को नाकों चने चबवाने वाली ममता बनर्जी की टीएमसी ने भी एंट्री की है। बीजेपी के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है, तो बाकी पार्टियां सत्ता पाने या फिर से पाने की कोशिश में लगी हैं। त्रिपुरा के चुनावी दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। हम गत चुनाव से ज्यादा वोट से सीटों के साथ त्रिपुरा में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। 2018 के चुनाव के रिजल्ट से पहले तक त्रिपुरा को लेफ्ट का गढ़ माना जाता था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को मिली केवल 16 सीट से उसका दंभ चूर हो गया था। इस बार हाथ से हाथ मिलाया है, लेकिन वो कितना रंग लाएगा ये तो 2 मार्च को पता चल पाएगा, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। वैसे कांग्रेस को ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि त्रिपुरा विधानसभा की 60 सीटों में से लेफ्ट 47 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस को दी गई हैं केवल 13 सीटें। कभी त्रिपुरा की राजनीति में लेफ्ट की सत्ता होती थी और कांग्रेस विपक्ष में बैठती थी, लेकिन पिछली बार कांग्रेस रह गई शून्य पर। 2018 के मुकाबले कांग्रेस 0 से उठकर खाता खोलने की उम्मीद भी लगाए बैठी है, लेकिन 0 से हीरो तो बीजेपी ही बनी थी। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि त्रिपुरा में चुनावी रैली कर रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसा कहा। लोग कहते थे कि त्रिपुरा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी 0 है और सीपीएम ही सब कुछ यहाँ की राजनीति में थी। लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि बहनों भाइयों, 2018 के चुनाव में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इस त्रिपुरा में 0 से सुपर हीरो बनाने का काम आपने किया है, इसलिए मैं आप सबको बधाई देना। 2018 में बीजेपी ने 0 से सीधे 36 सीटें जीती थीं और उसके सहयोगी दल आईपीएफटी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने 8 सीटें जीती थीं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि त्रिपुरा में इस बार मुकाबला बीजेपी बनाम लेफ्ट का ही नहीं है, बल्कि एक तीसरा कोण भी है। এখন আর অন্য কাউকে নয়, তৃণমূল কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেস, জোড়া ফুল জোড়া ফুল জোড়া। पश्चिम बंगाल की तरह ममता त्रिपुरा में भी खेला करना चाहती हैं और इसके लिए उन्होंने पूजा करके शुरुआत भी की, लेकिन आशीर्वाद कितना मिला उसके लिए रिजल्ट का इंतजार करना होगा। वैसे एक दिलचस्प बात और जान लीजिए, इस बार त्रिपुरा में मुकाबला त्रिकोणीय भले हो, लेकिन त्रिकोण का एक चौथा कोण भी है। और ये समझने के लिए कांग्रेस लेफ्ट के गठबंधन की बात थोड़ी बता दें। बीजेपी से कांग्रेस में आए सुदीप रॉय बर्मन ने 60 में से सिर्फ 13 सीट मिलने को बलिदान बताया है। वे कहते हैं कि विरोधियों ने बीजेपी को हराने के लिए हाथ मिलाए हैं। हमने सोचा जनता का इंटरेस्ट ज्यादा हो, वोट का बढ़ोतरी ना हो और भाजपा को हराया जाए। कोई ना कोई तो आगे आके सेक्रीफाइस करेगा। सुदीप ने आज तक से बात करते हुए एक बड़ा सियासी हिंट भी दिया। उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजों के बाद त्रिपुरा में प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा की टिपरा मोथा पार्टी के साथ भी गठबंधन किया जा सकता है। टिपरा मोथा राज्य की एक क्षेत्रीय पार्टी है जो लंबे समय से त्रिपुरा के बंटवारे की बात कर रही है। कांग्रेस इस पार्टी से हाथ मिलाने की बात तो कर रही है, लेकिन अलग राज्य वाले स्टैंड को स्वीकार नहीं करती। दूसरी तरफ शाही परिवार से आने वाले माणिक्य देव वर्मा हर किसी का समीकरण बिगाड़ने के लिए तैयार हैं। उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश में लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन और टीएमसी भी हैं, लेकिन माणिक्य देव वर्मा अकेले ही जीत का दम भरते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि वो बीजेपी के खास निशाने पर हैं। कम्युनिस्ट, एक कांग्रेस
और ये मोथा वाले तीनों मिले हुए हैं, तीनों मिले हुए हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट तो सार्वजनिक रूप से मिले हुए हैं, मगर मोथा वाले टेबल के नीचे मिले हुए, पीछे पीछे से काम। ये जो बी टीम के बारे में बात कर रहे हैं, इनको भी समझना चाहिए कि हम बेवकूफ नहीं है। आज का जो जनजाति है, नॉर्थ ईस्ट का जो एक इंडियन सिटीजन है, वो जानता है कि बी टीम क्या है और ए टीम क्या है। तो बीजेपी जो कांच के घर में रहते, वो किसी के घर में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए इनको। त्रिपुरा की सत्ता बचाने को बीजेपी के कई दिग्गज नेता नॉर्थ ईस्ट की ओर रुख कर रहे हैं, तो दूसरी पार्टियां भी पूरी शिद्दत से जुटी हैं। अब 16 फरवरी के वोट और 2 मार्च के नतीजे बताएंगे कि 2023 में त्रिपुरा में कौन सरकार बनाएगा। अगला राज्य है मेघालय, जहां फरवरी के अंत में चुनाव होने हैं। और मेघालय में खास बात यह है कि 2018 में बीजेपी को मिली थी सिर्फ 2 सीटें, फिर भी वो सत्ता पक्ष में शामिल हो गई। और क्या है इसकी कहानी, और क्या है वो कहानी फिर दोहराई जाएगी जो पिछली बार हुई थी? रिपोर्ट देखिए। नमस्कार। 2023 में चुनावों का दौर है और पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय के लिए 27 फरवरी का दिन वोटिंग का है और 2 मार्च को नतीजे आएंगे। 60 सीट वाली मेघालय विधानसभा में फिलहाल एनपीपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी की सरकार है। और हाँ, आपको जानकर आश्चर्य हो सकता है कि सिर्फ 2 सीट जीतने वाली बीजेपी भी सत्ताधारी गठबंधन में शामिल है। कहानी तो कुछ यूं हुई कि पिछले मेघालय विधानसभा चुनाव में यानी 2018 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसने 21 सीटें जीती थीं, लेकिन बहुमत का आंकड़ा था 31। 2018 में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी 20 सीटें जीतने वाली एनपीपी। बीजेपी ने 47 सीटों पर किस्मत आजमाई थी, लेकिन जीत सिर्फ 2 सीटों पर ही मिली थी। बहुमत तो सभी पार्टियों से दूर ही था, लेकिन बताया जाता है कि तब बीजेपी के हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा खेल कर दिया था। उस समय हेमंत बिस्वा असम के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि वित्त मंत्री थे, लेकिन खबरों के मुताबिक उन्होंने मेघालय आकर एनपीपी से संपर्क किया था और बीजेपी के साथ सरकार बनाने का ऑफर दिया था। उसके बाद कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग से कोनराड संगमा मेघालय के सीएम बने थे और बीजेपी 2 सीट के साथ सरकार में शामिल हो गई थी। अब ये कांग्रेस की बदकिस्मती रही या मौका न भुना पाने की कमजोरी, लेकिन सत्ता तो उसके हाथ से गई ही। बाद में धीरे धीरे उसके विधायक भी हाथ से जाते रहे और दूसरे दलों में शामिल होते रहे। इस समय मेघालय विधानसभा में कांग्रेस के नाम मात्र कुछ विधायक बचे हैं और उनका भी पार्टी में रहना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में लगता है कि पूर्वोत्तर के इस राज्य में कांग्रेस को शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। कांग्रेस का यह संघर्ष ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए बन सकता है क्योंकि पार्टी ने अकेले चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान किया है। वहीं इस बार मैदान में टीएमसी भी कूद चुकी है, तो कुछ सीटों पर उसका असर भी देखने को मिल सकता है। मेघालय में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव तो पहले से ही रहा है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जैसी कई पार्टियां जमीन पर सक्रिय हैं। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा की सत्ताधारी एनपीपी और बीजेपी के बीच कुछ अनबन जरूर है, लेकिन जानकारों के मुताबिक उसका नुकसान एनपीपी को कम और बीजेपी को होता ज्यादा दिखाई देता है। कोनराड संगमा ने दक्षिण तुरा विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद विश्वास जताया कि उनकी पार्टी को विधानसभा चुनावों में बहुमत मिलेगा। उन्होंने मेघालय में पिछले 5 वर्षों में किए गए अपने विकास कार्यों के साथ आगे बढ़ने की बात कही। संगमा ने कहा कि मेघालय के लोग बाहरी लोगों पर भरोसा नहीं करते, चाहे वो बीजेपी हो या टीएमसी। बीजेपी और एनपीपी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव के बाद फिर गठबंधन हो जाए। वैसे मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां महिलाओं का वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। यहां 60 में से 36 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर महिला पुरुषों से भी ज्यादा संख्या में हैं, लेकिन फिर भी मेघालय की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी ना के बराबर चल रही है। अब 27 फरवरी के मतदान और 2 मार्च के रिजल्ट ही बताएंगे कि मेघालय में कौन कैसे बाजी मारता है। और अब बात होगी नागालैंड की, नागालैंड विधानसभा की, और ये तो पूरे देश में एक अलग ही तरह की है। और क्या अलग है और क्या खास है,
ये आपको रिपोर्ट देखने के बाद पता चलेगा। साथ ही हमें विश्वास है कि ये जानकारी आपको रोचक भी लगेगी। नमस्कार। आपने मूवीज की रिलीज के पहले अक्सर सुना होगा कि ये डिफरेंट है और देखने जाओ तो कई बार कुछ नया नहीं मिलता। लेकिन नागालैंड की राजनीति पूरे देश में अलग है, खास है। और जब हम आपको इसकी कहानी सुनाएंगे तो हमें यकीन है कि आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। मेघालय की तरह नागालैंड में भी 27 फरवरी को वोटिंग है और रिजल्ट की तारीख तो त्रिपुरा समेत 3 राज्यों की 2 मार्च ही है। लेकिन नागालैंड की राजनीति में जो फिल्मी ट्विस्ट 2018 के चुनाव के बाद देखे गए, वो पहले कभी किसी और राज्य की विधानसभा में नहीं देखे गए। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने एनडीपीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। एनडीपीपी ने जीती थी 17 सीटें और बीजेपी के खाते में आई थी 12 सीटें। लेकिन सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी थी एनपीएफ, जिसे 27 सीटें मिली थी। 60 सीटों की विधानसभा में बहुमत के लिए चाहिए थी 31 सीटें। यहां हुआ पहला ट्विस्ट। चुनाव में जेडीयू और निर्दलीय को एक सीट मिली थी और उन्होंने एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन को सपोर्ट करके बना दी सरकार। अब ये तो सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों अहमियत रखते हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि नागालैंड में इस समय कोई विपक्ष है ही नहीं। जिनको इस बारे में जानकारी नहीं थी उनके लिए है ना ये बिग न्यूज। दरअसल कुछ समय बाद नागालैंड विधानसभा में आया दूसरा ट्विस्ट और एनपीएफ के ज्यादातर विधायक एनडीपीपी में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, तीसरा ट्विस्ट भी नागालैंड विधानसभा ने देखा और वो ये कि एनपीएफ के जो 4 विधायक बचे थे उन्होंने पार्टी तो नहीं छोड़ी लेकिन सरकार का समर्थन कर दिया। अब बताइए, हुए ना 60 में से सभी 60 विधायक सत्ता पक्ष के। मतलब नागालैंड विधानसभा में विपक्ष का कोई विधायक ही नहीं है। अब 2023 में भी नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और एनडीपीपी साथ मिलकर मैदान में उतरे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी 2040 वाला फॉर्मूला दिया था और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने भी दोहराया कि एनडीपीपी और भाजपा 40-20 वाले फॉर्मूला ही अपनाएंगे, यानी 40 सीटों पर एनडीपीपी और 20 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए भी ये बात स्पष्ट कर दी थी और वो 20 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष टेमजिन इम्ना अलोंगट की विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वैसे एक डेवलपमेंट और हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी नागालैंड विधानसभा चुनाव में एंट्री कर ली है और अकेले लड़ने का फैसला किया है। हालांकि पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट करके जानकारी दी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने नागालैंड में हो रहे विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। जिन विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे उस सीट पर पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। अब सोचने वाली बात यह है कि एनडीपीपी को बीजेपी सहयोग कर रही है और बीजेपी के खिलाफ चिराग पासवान नहीं जा रहे। इसका मतलब यह हुआ कि इस बार भी नागालैंड में बिना विपक्ष की सरकार बन सकती है। 2 मार्च के रिजल्ट पर यह इंतजार भी खत्म हो ही जाएगा, लेकिन जाते जाते आपको एक और जानकारी देते चलें। नागालैंड में 2315, मेघालय में 3482 और त्रिपुरा में 3328 बूथ हैं। स्कूलों में बने सभी बूथ पर टॉयलेट्स, बिजली, बैठने के लिए कुर्सी, टेबल, फर्नीचर वगैरह बनाए जाएंगे। चुनाव आयोग इन सब का इंतजाम करेगा और फिर ये सब चीजें उन्हीं स्कूलों को तोहफे के तौर पर दे दी जाएंगी। तुर्की और सीरिया के भूकंप के दौरान भारत ने मदद भेजी है। एनडीआरएफ की भी कई बटालियन वहां पर तारीफें बटोर रही हैं और देश में भी कई आपदाओं के दौरान आपने एनडीआरएफ के जवानों को मुस्तैद देखा होगा। तो आइए जानते हैं कि कैसे काम करता है एनडीआरएफ जब इस तरीके की आपदा आ जाती है। नमस्कार। तुर्की और सीरिया में आए भयानक भूकंप के बाद वहां की दर्दनाक तस्वीरों के बीच जो राहत भरी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उनमें भारत की तरफ से भेजी गई एनडीआरएफ के रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें तारीफ भी बटोर रही हैं। देश या विदेश कहीं भी अगर भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, तूफान जैसी आपदा हो या बड़े स्तर पर आग, बम धमाके जैसी विपत्ति, एनडीआरएफ की चर्चा हमेशा सुनने को मिल जाती है। भारत ने फिलहाल ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की और सीरिया में भूकंप से हुए महाविनाश में मदद
और बचाव के लिए एनडीआरएफ की कुछ टीमें तुरंत रवाना कर दी थीं। टर्की में अर्थक्वेक की खबर मिलते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी सपोर्ट प्लेज की थी टर्की को। जितनी भी टीमें गई हैं वो अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में एक्सपर्टीज रखती हैं और उनका ट्रेनिंग इक्विपिंग वर्ल्ड स्टैंडर्ड का है, तो किसी से कम नहीं है। इसलिए मुझे आशा है कि वो बहुत अच्छा काम वहाँ करेंगी। एनडीआरएफ ने 4 और टीमें भी तुर्की की तरफ रवाना कर दी हैं। कुल बचावकर्मी अब 350 हो जाएंगे। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल ने आज तक को ये भी बताया कि ये टीमें क्या और किस तरह से राहत बचाव कार्य को अंजाम देती हैं। सबसे पहली बार हमने 5 महिला रेस्क्यूअर्स भी भेजे हैं। एक केनाइन कंपोनेंट है, 4 हमारे स्निफर डॉग्स हैं जो लाइव विक्टिम्स को डिटेक्ट करने में ट्रेन है। इसके सिवा 7 गाड़ियां साथ में गई हैं। तो हमारे पास इक्विपमेंट काफी तरह की लेकर गई हैं। उनमें पहली कैटेगरी है जो लाइफ को डिटेक्ट करती है इक्विपमेंट, कि नीचे कोई विक्टिम है तो कोई कम से कम हार्ट बीट या स्क्रैचिंग साउंड से भी पता करता है वो। दूसरी कैटेगरी है जिससे हम उस बिल्डिंग को किसी भी मटेरियल की हो उसमें काट के प्रवेश करने में सक्षम है। चिपिंग हैमर्स हैं, ड्रिल्स हैं, कटर्स हैं, कंक्रीट तक काटने में सक्षम है। तीसरा हमारा मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की ट्रेनिंग और इक्विपमेंट है, ताकि जिस विक्टिम को हम निकालें उसको प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। चौथा है CBRN की इक्विपमेंट हम लेके गए हैं, ताकि कहीं कोई गैस लीक है, कहीं कोई क्लोज स्पेस में कोई ऐसा केमिकल है जिसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है, वो हमारे पास है। पांचवा, हाई राइज बिल्डिंग्स में रोप रेस्क्यू की टेक्निक्स जो होती हैं कि हमने किसी को ऊपर के लेवल से फ्लोर से निकाल के नीचे लाना है, वो सारी इक्विपमेंट हम लेके गए हैं। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि आखिर ये एनडीआरएफ है क्या जो बिना घबराए मुसीबत में पड़े लोगों को मदद पहुंचाने जाती है और मौत के मुंह में दबे मासूमों को बड़ी बहादुरी से खींच लाती है। दरअसल एनडीआरएफ अपने नाम के अनुसार राष्ट्रीय आपदा में प्रतिक्रिया करने वाला बल है। एक स्पेशल यूनिट है जो देश में आई कुछ गंभीर आपदाओं को देखते हुए ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए एक्सपर्ट और डेडिकेटेड रिस्पॉन्स के तहत गठित किया गया। 2006 में बने एनडीआरएफ के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ऑफिशियल सुप्रीम यूनिट है। भारत के प्रधानमंत्री एनडीएमए के अध्यक्ष हैं। एनडीआरएफ का आदर्श वाक्य है, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। यानी एनडीआरएफ किसी भी तरह की आपदा में राहत पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। बल के डेडिकेशन और कमिटमेंट को उनका आदर्श वाक्य बखूबी दर्शाता है। एनडीआरएफ 12 बटालियन से बना है। इन बटालियनों को पैरामिलिट्री फोर्स की तरह ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रत्येक बटालियन में कर्मियों की कुल संख्या 1149 होती है। एनडीआरएफ की प्रत्येक बटालियन 18 सेल्फ कंटेन्ड स्पेशलिस्ट सर्विस को अंजाम देने में सक्षम है। 45 बचाव कर्मियों की उनकी टीम में इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, तकनीशियन, पैरामेडिक्स, चिकित्सा पेशेवर और डॉग स्क्वाड शामिल हैं। अभी तुर्की में भी 2 डॉग्स जूली और रोमियो का नाम काफ़ी चर्चित है। एनडीआरएफ ने राहत बचाव कार्य करते हुए एक इमारत के मलबे से 6 साल की बच्ची को सफलतापूर्वक बाहर निकाला था। इस बच्ची तक पहुंचने में स्निफर डॉग जूली का बड़ा योगदान था। डॉग्स को भी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इनको जूली और रोमियो को ट्रेन कैसे करते हैं आप? ट्रेनिंग कैसे होती है इनकी? इनकी ट्रेनिंग 2 साल की ट्रेनिंग कराई जाती है। इनके हम लाइव सेंट दे करके पहले से ट्रेन करते हैं। प्राकृतिक आपदा के दौरान सहायता प्रदान करने के अलावा एनडीआरएफ परमाणु, जैविक, रासायनिक और रेडियोलॉजिकल डिजास्टर जैसी संकट की स्थितियों को भी संभाल सकता है। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक सुपर एक्टिव और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड माध्यम से काम करता है। एनडीआरएफ ने भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, इमारत गिरने और कई अन्य गंभीर घटनाओं के दौरान अपने सराहनीय प्रदर्शन से अपनी दक्षता साबित की है। एनडीआरएफ के कर्मियों को किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल और अन्य यूनिट्स के साथ संयुक्त अभ्यास से पूरी तरह से ट्रेंड बनाया जाता है। भूकंप से तुर्की तबाह हो गया। 7.8 मैग्नीट्यूड के विनाशकारी भूकंप से तुर्की और सीरिया में हजारों मकान ताश के पत्तों की तरह गिर गए और ऐसे में अब तुर्की को फिर से खड़ा करने में महीनों बल्कि सालों लग सकते हैं। लेकिन इस बीच तुर्की को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने वहां के निवासियों और सरकार की नींद उड़ा दी है। भूकंप से तुर्की तबाह हो गया। 7.8 मैग्नीट्यूड के विनाशकारी भूकंप से तुर्की और सीरिया में हजारों मकान ताश के पत्तों की तरह गिर गए।
ऐसे में अब तुर्की को फिर से एक बार खड़ा होने में महीनों और सालों लग सकते हैं। लेकिन इस बीच तुर्की को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे वहां के निवासियों और सरकार के होश उड़ गए हैं। वैसे तो तुर्की में इस तरह के विनाशकारी भूकंप कई बार आ चुके हैं जिसमें लाखों लोग मारे गए हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इस तरह का अगला भूकंप तुर्की में आता है तो तुर्की के 2 टुकड़े हो जाएंगे। वैज्ञानिकों द्वारा तुर्की को लेकर किए गए इस दावे ने वहां की सरकार तक के होश उड़ा दिए हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तुर्की की टेक्टोनिक प्लेट 2 हिस्सों में बटी है। पहली जिस पर इमारतें बनी हैं, दूसरी उससे काफी नीचे है। निचली प्लेट पहले से ही काफी पीछे है, जो अब दबाव की वजह से लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है। यही नहीं, ये भी हो सकता है कि निचली प्लेट के लगातार खिसकने के चलते ऊपर की जमीन फट जाए और बीच में एक बड़ी दरार बन जाए। वैज्ञानिकों का कहना है कि तुर्की में इस बार जो भूकंप आया उसकी वजह से तुर्की की जमीन 10 फीट तक खिसक चुकी है। हैरान करने वाली बात यह है कि 6 फरवरी की सुबह 4:15 बजे के बाद से लेकर अब तक तुर्की में 550 बार धरती कांप चुकी है, जिसकी वजह से जानमाल का बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब तुर्की में इतना भीषण भूकंप आया है। तुर्की के भौगोलिक बनावट की वजह से तुर्की कई बार इस तरह की आपदा का सामना कर चुका है। तुर्की में इस बार आए भूकंप की बराबर तीव्रता यानी 7.8 तीव्रता का भूकंप इससे पहले 1939 में आया था, जिसमें 32,700 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 17 अगस्त 1999 में तुर्की के इजमित में 7.6 तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसमें 17,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इतना ही नहीं, जापान के तट पर 2011 में 9 की तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसकी वजह से सुनामी की लहरें उठी थी, जिससे और ज्यादा तबाही मची थी। इस भूकंप में करीब 20,000 लोग मारे गए थे। इससे पहले 2006 में भी इंडोनेशिया में 9 की तीव्रता वाला भूकंप आया था और इसमें 5,700 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पीएम मोदी ने संसद में ऐसा क्या कह दिया कि पठान के फैंस झूमने लगे? बात जम्मू कश्मीर की हो रही थी। एक तरफ पठान जहां पर कमाई के नए नए रिकॉर्ड बना रही है, वहीं अब भारत के प्रधानमंत्री ने पठान की सीधी तारीफ कर दी है। जी हां, नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपने भाषण में कुछ ऐसी बात कह दी कि लोग इसे सीधा पठान से जोड़कर ही देख रहे हैं। अब बात ही कुछ ऐसी है। अब क्या वजह है कि शाहरुख खान की पठान की बातें संसद में गूंज गई हैं और उसके बाद लगातार इस पर रिएक्शन आ रहे हैं। शाहरुख के फैंस तो इससे गदगद हो गए हैं। दरअसल बुधवार 8 दिसंबर को लोकसभा में अपने भाषण के दौरान बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के थिएटर्स का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि दशकों बाद श्रीनगर में थिएटर्स हाउसफुल चल रहे हैं। बस पीएम मोदी का ये कहना था कि लोग इसे सीधा पठान से जोड़कर देखने लगे, क्योंकि अरसे बाद पठान ही वो फिल्म है जिसके चलते हिंदी फिल्मों के लिए थिएटर्स फुल हुए हैं। पीएम मोदी का ये बयान लगातार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे सीधा पठान से जोड़कर देख रहे हैं। पठान ने वैसे भी पूरे देश में और ओवरसीज में अपना डंका बजाया हुआ है। जबरदस्त कमाई के रिकॉर्ड तोड़ रही है पठान। आपको बता दें, इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही बीजेपी के मंत्रियों और कार्यकर्ताओं को ये सख्त ताकीद दी थी कि फिल्मों को लेकर कोई टिप्पणियां बयानबाजी ना हो, और क्योंकि ये ऐन पठान की रिलीज से पहले कहा था, इसलिए इसका सीधा फायदा भी पठान को मिला, ये भी समझा जा रहा है। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में ये बात कह दी है जिसे लोग सीधा पठान की कामयाबी से जोड़ करके भी देख रहे हैं। पठान ने 15 दिन के अंदर कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। वर्ल्ड वाइड लगभग 900 करोड़ की कमाई की है। भारत के अंदर ही कलेक्शन की बात करें तो आंकड़ा 500 करोड़ से पार हो गया है, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और अब प्रधानमंत्री मोदी का परोक्ष रूप से ही सही पठान की तारीफ में ये बात कह देना पठान के फैंस को झूमने पर मजबूर कर रहा है। एक तरफ पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पठान की कामयाबी को लेकर खुश है, तो वहीं दबंग के निर्माता ने कुछ ऐसा कह दिया है कि बवाल हो गया है। क्या कहा है, रिपोर्ट देखिए। जहां एक तरफ पठान कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं, दुनिया भर में इसका डंका बज रहा है। इंडस्ट्री का हर शख्स पठान के लिए खुश नजर आ रहा है। लग रहा है कि बरसों बाद इसने हिंदी सिनेमा के सूखे को खत्म कर दिया। तो वहीं पठान की कमाई और इससे जुड़े आंकड़ों को लेकर बॉलीवुड के एक बड़े निर्माता ने चुनौती दे डाली है। दरअसल रॉनी स्क्रूवाला ने पठान को लेकर लगातार चल रही खबरों के बीच इसकी तुलना दंगल से कर दी है। आमिर खान की सुपरहिट फिल्म दंगल, जिसके निर्माता रॉनी स्क्रूवाला थे,
RSVP के फाउंडर और प्रोड्यूसर रॉनी ने एक ट्वीट के जवाब में लिखा, जस्ट टू बी वेरी फैक्चुअल एंड क्लियर, दंगल दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और रहेगी। सिर्फ चीन में ही इसने 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया, इसलिए हम रिकॉर्ड सही से रखते हैं। अब उनका ये कहना दो तरफ से देखा जा रहा है। एक तो दंगल को हर हाल में ये पठान से बेहतर मान रहे हैं, और दूसरी बात जब इन्होंने बात की कि ये रिकॉर्ड सही से रखते हैं, तो क्या ये इशारा है कि पठान की कलेक्शंस का जो रिकॉर्ड है वो सही नहीं बताया जा रहा, मामला कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। खैर, रॉनी स्क्रूवाला के इस ट्वीट पर नेटिजन्स शॉक्ड हो गए और उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके बाद स्क्रूवाला का ट्वीट दिखना बंद हो गया। माना जा रहा है कि विवाद बढ़ने पर रॉनी ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। फिलहाल रॉनी स्क्रूवाला के ट्वीट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। हालांकि अगर आंकड़े देखें तो पठान बेशक बॉलीवुड की सबसे तेज स्पीड की कलेक्शन करने वाली फिल्म तो है, लेकिन दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई का जो रिकॉर्ड है वो दंगल के नाम ही है। दंगल ने दुनिया भर में 1970 करोड़ कमा लिए थे, लेकिन पठान ने अब तक 900 करोड़ का ही बिजनेस किया है। ऐसे में दंगल यकीनन फिलहाल पठान से बहुत आगे है। लेकिन जहां एक तरफ पठान को लेकर हर तरफ सेलिब्रेशन मोड चल रहा है, इस बीच इस तरीके का क्रिप्टिक पोस्ट करना लोगों को अखर गया है। शाहरुख के हर अंदाज को लेकर उनके फैंस दीवाने रहते हैं और अब उनकी घड़ी चर्चा का विषय बन गई है। क्यों खास है ये घड़ी और क्या है इसकी खासियत, समझिए। शाहरुख खान जो करते हैं वो एक स्टाइल बन जाता है। इंडस्ट्री में सबसे स्टाइलिश और क्लासी फैशन सेंस की जब बात हो तो किंग खान लिस्ट में सबसे ऊपर ही हैं। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी उनके फैशन सेंस की बातें होती रहती हैं और खबरें बनती रहती हैं। कभी कभी किंग खान अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ देते हैं। अब बीते दिनों उनकी लेटेस्ट फिल्म पठान के एक प्रमोशन इवेंट में शाहरुख को एक शानदार घड़ी पहने देखा गया। फैशन ब्लॉगर टाइट सब्या द्वारा साझा किए गए स्क्रीनशॉट के मुताबिक ये उनकी रॉयल ओक परपेचुअल कैलेंडर वॉच है। इसकी कीमत 4 करोड़ 98 लाख यानी लगभग 5 करोड़ रुपए है। यकीनन इसे किंग खान जैसी शख्सियत ही अफोर्ड कर सकती हैं और उन पर सूट भी करती है। खैर, शाहरुख इन दिनों पठान की सफलता को खूब एंजॉय कर रहे हैं और उनके हर मूव पर फैंस की नज़र रहती है, इसलिए उनसे जुड़ी हर बात सोशल मीडिया पर आग लगा देती है। और चैट जीपीटी के चक्कर में गूगल ने कैसे गंवा दिए $100 बिलियन। क्या है गूगल बार्ड, देखिए। चैट जीपीटी की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि गूगल से बर्दाश्त नहीं हुआ और इसी वजह से गूगल ने बार्ड लॉन्च कर दिया, BARD। तो बर्दाश्त BARDASHT, बर्दाश्त। तो बार्ड लॉन्च कर दिया। हालांकि कुछ फनी ट्वीट्स मैं देख रहा था ट्विटर पे, तो ऐसे ही बोला जा रहा है और ऐसा देख करके लग रहा है कि गूगल ने जो चैट जीपीटी का राइवल लॉन्च किया है वो बहुत पैनिक होकर के लॉन्च कर दिया है और शायद यही वजह है कि गूगल ने $100 बिलियन गंवा दिए हैं सिर्फ इसी वजह से। तो आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, हम इसी बारे में आज बात करने वाले हैं कि चैट जीपीटी और गूगल बार्ड दोनों एक दूसरे से कैसे टक्कर लेंगे और गूगल ने अपने $100 बिलियन कैसे गंवा दिए। तो स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। मैं हूं मुंजीर अहमद और चलिए बात करते हैं इन दोनों के बारे में। तो बार्ड गूगल का एक टूल है जो लाम्डा पे बेस्ड है। गूगल का लाम्डा प्रोजेक्ट काफ़ी पुराना एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक टूल है जो कि चैट जीपीटी को टक्कर देता है। अब चैट जीपीटी क्या है इसके बारे में मैं कई वीडियोस में 2 महीने से आपको लगातार चैट जीपीटी के बारे में वीडियोस में स्टोरीज के जरिए बता रहा हूं कि चैट जीपीटी क्या है और इसका पोटेंशियल क्या है। इनफैक्ट मैंने एक जब स्टोरी की थी कि चैट जीपीटी आने वाले समय में गूगल को काफ़ी बड़ी टक्कर देगा, इनफैक्ट सर्च इंजन का नुकसान कर सकता है, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि ऐसा ही है और गूगल ने चैट जीपीटी का राइवल लॉन्च कर दिया है। एक और दिलचस्प फैक्ट यह है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि चैट जीपीटी की कंपनी OpenAI में एक बड़ा इन्वेस्टर है, उसने बिंग जो उसका एक सर्च इंजन है उसमें चैट जीपीटी को एम्बेड कर दिया है और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ब्राउज़र एज में भी उसे एम्बेड कर दिया है। तो कुल मिलाकर अब बात यह है कि गूगल का एक ऑल्टरनेटिव
बिंग में काफी अच्छे से चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन दे दिया गया है। इसी को देखते हुए आनंद फानन ने, गूगल ने लॉन्च किया बार्ड। अब बार्ड क्या करता है? चैट जीपीटी की तरह ही काम करता है। आपको चैट जीपीटी की तरह रिप्लाई करेगा। आप कोई सवाल पूछते हैं या फिर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कराना चाहते हैं, कोई कोडिंग कराना चाहते हैं, ईमेल लिखवाना चाहते हैं, जो भी चीज़ चैट जीपीटी कर रहा है कमोबेश वो बार्ड भी कर रहा है। लेकिन बार्ड के साथ एक खासियत यह है कि बार्ड इंटरनेट से भी डेटा फेच कर रहा है। चैट जीपीटी इंटरनेट से डेटा फेच नहीं करता। चैट जीपीटी में 2021 तक का जितना डेटा रखा हुआ है उसी डेटा के आधार पर आपको इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन चूंकि बार्ड गूगल का है और गूगल सर्च इंजन काफी पावरफुल टूल है, इस वजह से गूगल ने यह काम किया है कि वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी देता है। लेकिन प्रेजेंटेशन के दौरान गूगल जब बार्ड अपना प्रेजेंट कर रहा था, तो प्रेजेंटेशन के दौरान जब गूगल बार्ड से पूछा गया तो उसने जवाब गलत दे दिया और इसी वजह से बताया जा रहा है कि गूगल को लगभग $100 बिलियन का नुकसान हो गया और शेयर काफ़ी नीचे चले गए। वो नुकसान इसी वजह से हुआ क्योंकि शेयर में डिक्लाइन देखने को मिला, उसी वजह से। अब बताया यह जा रहा है कि बार्ड कैसे काम करेगा। चूंकि मैंने अभी तक बार्ड को यूज़ नहीं किया है क्योंकि गूगल ने अभी रोल आउट तो कर दिया है लेकिन काफ़ी लिमिटेड रखा है, यानी लिमिटेड बीटा टेस्टर्स को ही दिया जा रहा है। और सुंदर पिचाई ने कहा है, गूगल के जो सीईओ हैं, कि आने वाले कुछ समय में बार्ड को ज़्यादा मात्रा में लोग यूज़ कर पाएंगे। तो अब चैट जीपीटी अपने एक तरह से आप कह लें तो काफ़ी जो पुख्ता चीज़ हो चुका है, लेकिन बार्ड अभी इनिशियल स्टेज में है। बार्ड की शुरुआत हो रही है, लेकिन बार्ड की बैकिंग गूगल है, बार्ड की बैकिंग लाम्डा है, जो गूगल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन शुरुआती जो अभी जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है उसमें बार्ड चैट जीपीटी से पिछड़ता जा रहा है, इसी वजह से गूगल को नुकसान भी हो रहा है। अब बार्ड की खासियत ये होगी कि गूगल सर्च करेंगे, क्योंकि अभी मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन कुछ जो डेमो दिखाए गए हैं उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बार्ड ऐसा है कि गूगल पर आप कुछ भी सर्च करेंगे तो पहले बार्ड अपनी डिटेल्स आपको देगा। फॉर एग्जांपल, आप कुछ हिस्टोरिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या फिर कोई इक्वेशन सॉल्व कराना चाह रहे हैं, कोई कोडिंग कराना चाह रहे हैं, तो वो इंटरनेट से डेटा फेच करके और वो अपने एआई में जो क्रिएटेड हैं, जो वर्ड्स फीड किए गए हैं, उसके आधार पर आपको आंसर देगा और दूसरे उसके नीचे आपको गूगल के भी लिंक्स देखने को मिलेंगे। लेकिन चैट जीपीटी के साथ ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी के कई सारे वीडियोस मैंने पहले बनाए हैं। चैट जीपीटी के साथ ये है कि आप गूगल सर्च इंजन के साथ भी चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको गूगल क्रोम में एक चैट जीपीटी का एक्सटेंशन यूज करना होगा। तो अब कुछ दिनों के बाद मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से मुझे बार्ड का एक्सेस मिल जाए, जिसके बाद बार्ड और चैट जीपीटी में साइड बाय साइड कंपैरिजन करके बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा बेटर है। तब तक आप भी कोशिश कीजिए, अगर आपको गूगल बार्ड यूज करने के लिए मिल जाए और चैट जीपीटी तो ऑलरेडी अवेलेबल है ही, तो चैट जीपीटी भी यूज कीजिए और बताइए कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है। और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि इन दोनों की लड़ाई, जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है, उसमें कौन जीत सकता है। क्या गूगल सर्च को माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग सर्च इंजन है टक्कर दे सकता है, या फिर बिंग की हालत वही होगी जो पहले से है। डिजिटल बुलेटिन में यहां रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।